हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल के बारे में और उसके बाजार के बारे में विस्तृत जानकारी ली थी। आज हम अध्याय प्रथम के गुप्त काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि गुप्त काल में व्यापारिक क्षेत्र कौन कौन से थे, तो यहाँ पे कुछ नाम हमें दिखाई दे रहे हैं अन्य देशों के, कि भारत का जो व्यापार था गुप्त काल में इन सभी देशों के साथ था, जैसे मिस्र, रोम, ग्रीस, ईरान, अरब, सीरिया, श्रीलंका, कंबोडिया, सुमात्र, मलय तथा प्रायद्वीप। जितने भी ये इलाके, क्षेत्र और राष्ट्र थे, उस समय भारत का व्यापार गुप्त काल में रहता था। यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं आयात और निर्यात की जाती थी। दूसरा प्रमुख बिंदु है बाजार प्रथा, कि उस समय गुप्त काल में बाजार कैसे होते थे और उनका संचालन किस प्रकार किया जाता था। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाजार की जो प्रथा थी वह हाट बाजार वाली प्रथा थी। अभी भी हमारे कुछ क्षेत्रों में हाट बाजार लगते हैं। हाट बाजार गुप्त काल में जो लगते थे वह एक पखवाड़ा में लगते थे, और एक पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन। तो हर 15-15 दिन में गांवों में गुप्त काल में बाजार लगते थे और ये प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह है व्यापारियों के प्रकार। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रकार कौन कौन से थे, चलिए उन्हें भी देखते हैं। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो व्यापारियों के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार थे। पहला प्रकार है श्रेष्ठी वर्ग। श्रेष्ठी वर्ग को समझते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्रेष्ठ, कि इस प्रकार इस वर्ग के जो व्यापारी थे वे बड़े ही श्रेष्ठ, उन्नत और धनी थे। जैसा कि इन व्यापारियों का काम था, ये उच्च वर्ग के व्यापारी थे उस काल में। इनका मुख्य कार्य जो था वो व्यापार करना था, और उसके साथ साथ छोटे व्यापारी या समाज या जो जनता थी गुप्त काल की, उन्हें ऋण देने का कार्य भी ये व्यापारी वर्ग करता रहता था। दूसरा वर्ग है हमारे लिए सार्थवाह। सार्थवाह का अर्थ होता है साथ में चलने वाला या साथ में रहने वाला। तो इसका अर्थ ये होता है कि यह श्रेष्ठी वर्ग से थोड़ा कम थे, और इनका मुख्य कार्य था जितने भी व्यापारी जल और थल मार्ग से उनके क्षेत्र से या उनके राज्य से निकलते थे, तो उन व्यापारियों की लुटेरों से सहायता करना, उनसे उसे बचाने का कार्य करते थे। और इस बचाने के कार्य के उद्देश्य से ही वह उनसे कुछ पैसा प्राप्त करते थे अपनी सेवाओं देने के बदले। तो हम कह सकते हैं ये काफिलों के साथ चलने का कार्य भी करते थे। बहुत सी बार हमने पुराने ग्रंथों में और बातों में सुना है, इतिहास के पन्नों से, कि कभी कभी लुटेरे जंगल के रास्ते से जब व्यापारी जाते थे तो उन्हें लूट लेते थे। तो उस राज्य के जो सार्थवाह वर्ग के व्यापारी होते थे, ये उन्हें उन काफिलों के साथ चलते थे और लुटेरों से उनका व्यापारिक वस्तु और सेवाओं को बचाने का कार्य करते थे। चौथा जो प्रकार है वह है हमारे लिए गुप्तकालीन कर, यानी कि टैक्सेस। मुख्य रूप से गुप्त काल में दो ही प्रकार के कर लगाए जाते थे, और उनमें से पहला कर है भूतोलाव प्रत्यय कर। ये कर उस काल में लगाया जाता था। दूसरा जो कर है वह तर कर है, जिसे नाव कर या जल कर भी कहा जाता है, और इस कर को प्राप्त करने वाला तरिख कहलाता था। यानी कर तो तर था, लेकिन उस कर को जो सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से जो प्राप्त करता था वह तरिख कहलाता था। अब हम बात करेंगे कि मुगल काल से स्वतंत्रता पूर्व तक कौन कौन सी मुद्राएं भारत देश के अंदर प्रचलित थी और उनके नाम क्या क्या थे। प्रचलित मुद्राओं को हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे, और जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी यानी कुछ कौड़ियाँ होती थी और वह फूटी हुई होती थी, ऊपर से उनका जो सिरा था वो हटा हुआ रहता था,
और ऐसी अगर हमारे पास 3 फूटी कौड़ियाँ हैं तो वह आगे चलकर हमारे लिए एक साबुत कौड़ी बन जाती थी, यानी हम उसके बदले में एक साबुत कौड़ी ले सकते थे व्यापारियों से या वस्तु खरीद सकते थे। कुछ वस्तुओं सेवाओं की कीमत 10 साबुत कौड़ियाँ होती थी, यानी अगर हमने ऐसी फूटी कौड़ियों से एक कौड़ी बनाई और ऐसी साबुत 10 कौड़ियाँ इकट्ठी कर ली तो वह हमारे लिए बन जाएगी एक दमड़ी। दमड़ी जो है वो मुद्रा का ही नाम था, और ऐसी हमने 2 दमड़ियाँ अगर इकट्ठी कर ली तो वह हमारे लिए एक ढेला बन जाता है। ऐसे ही हमने पुरानी कहावतें भी, मुहावरे भी सुने हैं कि तेरे में एक ढेले की अकल नहीं है। तो ये जो कहावतें हैं ये भी कहाँ से आई है, इन्हीं से बनकर के हमारे प्रचलित हुई है। तो कुछ सारी आपको आगे भी मैं बताता रहूँगा इस बारे में। जब हमने 2 दमड़ी से एक ढेला बना लिया या प्राप्त कर लिया तो हम धीरे धीरे ऐसे ही 2 ढेलों से एक पैसा बना सकते थे। वर्तमान में जो मुद्रा की सबसे छोटी इकाई है वो एक पैसा है, लेकिन पुराने समय में मुग़ल काल से स्वतंत्रता पूर्व तक हमारे लिए एक पैसे से भी छोटी काफ़ी सारी इकाइयाँ थी, जिन्हें फूटी कौड़ी, साबुत कौड़ी, दमड़ी या ढीला कहा जाता था। जब हमारे पास एक पैसा इकट्ठा हो जाता था और ऐसे हमने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए तो वह हमारे लिए एक आना बनता था। पैसे से भी कुछ मुहावरे हैं, जैसे 4 पैसे कमाओगे तो पता चलेगा, तो ये भी कहावतें यहीं से ही आई है। अब हमारे पास एक आना है, यानी 4 पैसे इकट्ठे करके हम एक आना बनाएंगे। अब वह ऐसे हमने 16 आने इकट्ठे किए, तब जाकर के वह हमारे लिए 1 रुपये की मुद्रा का निर्माण करता है। यानी 16 आने इकट्ठे होने के बाद उसकी जो वैल्यू अधिकतम थी वो 1 रुपया बनता था। तो इन छोटी छोटी इकाइयों के बाद वो 1 रुपया बनता था। तो पुरानी कहावतों में क्या कहा जाता था कि ये बात 16 आने सच है। तो 16 आना का मतलब 1 रुपया ही है, यानी ये बहुत बड़ी बात है और आपको इसे मानना चाहिए, ऐसी उस कहावत में बताया गया था। उस समय 16 आने जो थे वर्तमान समय के 64 पैसे बनते थे। यानी आज का 1 रुपया और उस समय के 1 रुपये में जो फ़र्क है वो है 64 पैसे उस समय के 16 आने से बनते थे। यही 64 पैसे हमारे लिए 1 रुपया उस समय बनता था, और आज 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसे आते हैं। वर्तमान में 100 हैं और पुराने समय में 64 पैसे आते थे। अब हम बात करेंगे कि ये आकृतियाँ किस प्रकार की थी, तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इन्हें दिखाना चाहूँगा। आप मेरे लेफ़्ट साइड इस आइकन में देख रहे हैं चित्र में कि कौन कौन सी हमारे पास कौड़ियाँ थी। वो फूटी हुई कौड़ियाँ कैसे थी, उसके दोनों हिस्से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद साबुत कौड़ियाँ किस प्रकार की है, और उसके बाद हम बात करते हैं दमड़ी की, ढेले की, और पैसे आने और 1 रुपये की। तो आपको ये डायग्राम से समझ में आ गया है चित्रों के माध्यम से कि उस समय मुद्रा किस प्रकार से बनती थी और उनका आकार किस प्रकार का रहता था। अब हम एक और डायग्राम देखेंगे जो आपके सामने आ गया है। इसमें आप देखेंगे कि भारत के मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं और वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं भारत से आयात और निर्यात की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आप इन सभी डायग्राम्स को, फूटी कौड़ी वाले और ये आयात निर्यात किए जाने वाले डायग्राम्स को स्क्रीन पॉज करके आप इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।